दो बड़े बड़े टॉपिक्स तो कम से कम हैं जो करने हैं। तो हमने 5 फोर्स लाइफ फोर्स ये सारा कुछ हमने किया था, ये हिस्सा छूट गया था, थ्रेड्स वाला हिस्सा मैं बिल्कुल डिस्कस ही नहीं कर सका। छोटी सी चीज़ है लेकिन करो खुद। अब मैं अब ये शेड्यूलिंग करना चाहता हूँ, ये अब लेक्चर 14 से 17 है, ठीक है। और ये शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हैं बेसिकली। अब तुम्हें ये पता है कि जो तुम्हारा वो है कर्नल जो है, कर्नल कंटेन्स टू इम्पोर्टेंट मॉड्यूल्स, जिसमें से एक शेड्यूलर है और एक डिस्पैचर है, ठीक है। शेड्यूलर ये फैसला करता है कि अगली बारी किसकी आएगी। मल्टीटास्किंग हो रही होती है और ये फैसला करना होता है कि अगला सीपीयू किसको मिलेगा। वो फैसला शेड्यूलर करता है। जब ये फैसला हो जाता है तो फिर डिस्पैचर एक्चुअली सीपीयू लेके उसको देता है। इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विच वगैरह सारा होता था। हमारा टॉपिक ये है कि शेड्यूलर किन बुनियादों पे शेड्यूलिंग करता है और इसके क्या डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं। शेड्यूलर हमारा टॉपिक है बेसिकली, ठीक है। तो शेड्यूलर किन बुनियादों पे शेड्यूलिंग करेगा? शेड्यूलर इन क्राइटेरियाज पे करता है। यानी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम तो तुम जो मर्जी बना लो, कोड है जैसा मर्जी लिख लो, कि तुम जैसा मर्जी सिस्टम बना लो कि तुम कि पहले किसकी बारी चाहते हो, बाद में किसकी बारी चाहते हो, ये तो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन एक्चुअली कुछ चीज़ें हैं जो हम हमेशा रखना चाहते हैं। वो ये है कि हम सीपीयू यूटिलाइजेशन को मैक्सिमम रखना चाहते हैं। सीपीयू हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और हम चाहते हैं कि ये फारिग ना बैठे। हमें जो काम है हम हर वक्त उसको ये काम देते रहें। तो हमारी शेड्यूलिंग इस तरह की होनी चाहिए कि वो सीपीयू यूटिलाइजेशन को मैक्सिमम पे रखे। थ्रूपुट कहते हैं नंबर ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड पर सेकंड, यानी एक सेकंड में तुम कितने प्रोसेस खत्म कर चुके हो, ये थ्रूपुट होती है। इसको भी हमें मैक्सिमाइज करना होता है ताकि हमारी स्पीड तेज से तेज हो। टर्न अराउंड टाइम को हम मिनिमाइज करना चाहते हैं, कम से कम करना चाहते हैं। यानी सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्स, थ्रूपुट मैक्स, टर्न अराउंड टाइम को मिनिमाइज करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। क्यों? टर्न अराउंड टाइम होता है एंट्री माइनस एग्जिट, कि जब एक प्रोसेस सिस्टम के अंदर आया और जब वो बाहर निकला, इस टाइम को हम कम से कम करना चाहते हैं ताकि ओवरऑल हमारी स्पीड बढ़े। इसी तरह से वेटिंग टाइम को कम से कम करना चाहते हैं और इसी तरह से रिस्पॉन्स टाइम को भी कम से कम करना चाहते हैं। तो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स बहुत किस्म के हैं। ये पढ़ोगे सारे अभी के, ये सारे तुमने पढ़ने हैं बेसिकली कि ये किस तरह से चलते हैं। तो इनमें पहला जो है वो एफ सी एफ एस है, यानी पहला जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है वो एफ सी एफ एस है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, सिंपलेस्ट एल्गोरिदम। दो प्रोसेस पहले सिस्टम में आया है, जिसने पहले डिमांड जाहिर की है उसको पहली उसकी पहले बारी दो। ये तुम्हें इस तरह से डेटा मिला करेगा कि फॉर एग्जांपल ये प्रोसेसेस दिए हुए हैं, ये उनका बर्स्ट टाइम है। बर्स्ट टाइम मींस कि उनको टोटल टाइम सीपीयू के ऊपर कितना रिक्वायर्ड है अपना काम खत्म करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसमें ज्यादातर अराइवल टाइम भी दिया होता है। यूजुअली वी आर आल्सो गिवन अराइवल टाइम, बट इफ इट इज नॉट गिवन तो एज्यूम दैट इट इज जीरो फॉर ऑल प्रोसेसेस। और ये लिखा करो, क्वेश्चन में ये लिखा करोगे, क्योंकि अराइवल टाइम मुझे नहीं दिया हुआ, इसलिए मैं मानता हूँ कि अराइवल टाइम सबका जीरो है। और इसका मतलब ये है कि सारे प्रोसेस इकट्ठे ही सिस्टम में समझो इसी तरतीब में आ गए जिस तरतीब में लिखे हैं। अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये होता है कि जिसकी जो पहले आया है, वैसे तो ये होना चाहिए कि अराइवल टाइम दिया हुआ होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ तो हम कहते हैं कि जिस तरतीब में लिखा हुआ है उसी तरतीब में ये आए हैं। तो सबसे पहले बारी आएगी P1, जाहिर बात है क्योंकि सबसे पहले वो आया है। 0 सेकंड से वो स्टार्ट होता है, उसका काम जो है वो 24 सेकंड का है। तो 24 सेकंड जब गुजर जाते हैं तब वो खत्म होता है। तो 0 से लेकर 24 तक ये चल रहा है। हेलो जी भाई साहब।
तो P1 की बारी आई और वो 24 सेकंड तक चला। जब 24 सेकंड तक चल गया तो उसका काम खत्म हो गया, वो बाहर चला गया। अब शेड्यूलर ने दोबारा चलना है, शेड्यूलर ने फैसला करना है कि अगली बारी किसकी है, वो है P2 की। P2 ने चलना है 3 सेकंड के लिए। तो 24 पहले हो चुका है, 24 प्लस 3 कितना हो गया, 27। तो आखिरी बारी आनी है P3 की, जो अगेन 3 सेकंड चलेगा, तो वो भी पहुंच जाएगा 30 तक। ठीक है, इस तस्वीर को गैंट चार्ट कहते हैं। ये हर बंदे को एग्जाम में बनाने को आता है, असाइनमेंट्स में बनाने को आता है। ठीक है, होएगा ये कि तुम्हें बताया जाएगा कि तुम कौन सा एल्गोरिथम फॉलो कर रहे हो, तुम्हें कुछ डेटा दिया जाएगा और तुमसे कहा जाएगा कि गैंट चार्ट बना के दिखाओ। ठीक है, तो पहली तो ये बात होगी, ये आसान बात है। अच्छा, अब इसमें कई पैरामीटर्स होते हैं जो कैलकुलेट करने को कहे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल वेटिंग टाइम कहा जा सकता है, वो सॉरी टर्न अराउंड टाइम हो सकता है। ये होता है एंट्री एग्जिट माइनस एंट्री, यानी जितने बजे आया है और जितने बजे निकला है, ये टर्न अराउंड टाइम होता है। वेटिंग टाइम जरा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये होता तो ये है कि फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है, लेकिन अगर तुम फॉर्मूला यूज ना करो और तुम वैसे ही देखो, तो तुम कहो कि वेटिंग टाइम ऑफ P1 क्या है। सिर्फ जनरल नॉलेज से करो कि वेटिंग टाइम ऑफ P1 क्या है, उसने कितना इंतजार किया। भाई वो जैसे ही सिस्टम में आया है उसी वक्त उसको सर्विस मिल गई है, तो उसने इंतजार किया जीरो, कोई इंतजार नहीं किया। वेटिंग टाइम ऑफ P2 क्या है, हमने कहा कि तीनों सिस्टम में फौरन आ चुके हैं, लेकिन P2 को तो सर्विस नहीं मिली, P2 तो साइड पे बैठा हुआ है, 24 सेकंड तक वो साइड पे बैठा रहता है, तो उसने 24 सेकंड इंतजार किया। इसी तरह वेटिंग टाइम ऑफ P3 क्या है, P3 भी सिस्टम में तो आ चुका था, स्टार्ट में अराइवल टाइम तो उसका भी जीरो था, सिस्टम में तो आ चुका था, लेकिन उसको 27 सेकंड इंतजार करना पड़ा सर्विस के लिए, तो उसका इतना टाइम। नॉर्मली जो चीज़ मांगी जाती है वो एवरेज वेटिंग टाइम मांगा जाता है, और एवरेज वेटिंग टाइम ये होता है कि तीनों को जमा करके 3 पे डिवाइड, ये एवरेज वेटिंग टाइम होता है। ठीक है, ये किया होएगा इसने 17 सेकेंड आता है, तो काफ़ी ज़्यादा है। अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बिल्कुल वो एल्गोरिदम है जो बैंकों में चलता है, कि बैंक में जो बंदा पहले लाइन में जाता है उसको पहले सर्विस मिलती है, बाद में जाता है उसको बाद में मिलती है। अब ये सोचना है कि ये एल्गोरिदम कैसा है, अच्छा है, बुरा है, माठा है, क्या है। वैसे ठीक है, इसका सिर्फ प्रॉब्लम ये है, द ओनली इशू विद FCFS is that if a long process gets stuck in the queue, the waiting time of all other processes increases. भाई बैंक के क्यू में अगर आगे एक ऐसा बंदा लग गया जिसको 1 घंटा लगना है, तो अब पीछे जितने खड़े हुए हैं उन सबका वेटिंग टाइम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसमें सिर्फ इस एल्गोरिथम में सिर्फ ये प्रॉब्लम है, ये इशू है, और कोई इसमें मसला नहीं है। वैसे काफ़ी सिंपल है और कोई इशू नहीं है। इसका इलाज जो निकाला गया है उसका एल्गोरिथम का नाम है SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। अगर बैंक के अंदर ये हो रहा है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, तो ये होएगा कि बैंक वाला आके पूछेगा सबसे कि भी तुम्हारा कितनी देर का काम है, जिसका सबसे छोटा काम होएगा उसको पहले सर्विस दे देगा। इसका फायदा ये होता है कि छोटे छोटे जल्दी फारिग होते जाते हैं, तो एंड पे आप लंबी सर्विस वालों को टाइम दे देते हो, आपका एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो ज़रा कम हो जाता है। ये ज़रा इसका मज़ा है। अच्छा, अब ये कैसे करेंगे हम, ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग, ये एग्जांपल है। तो नॉर्मली जब डेटा दिया होता है तो उसमें अराइवल टाइम दिया होता है, जैसा मैं पिछली बार भी तुम्हें कह रहा था, लेकिन पिछले में नहीं था, तो जब नहीं होता तो हम कहते हैं अराइवल टाइम जीरो है। अब ये ज़रा केयरफुली करना, ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, तो सबसे पहले सर्विस किसको मिलेगी। 0 सेकेंड्स के ऊपर सिस्टम में है कौन, सिस्टम में सिर्फ P1 है। भाई P2 तो आया है 2 बजे, P3 आया है 4 बजे, P4 आया है 5 बजे, तो 0 बजे तो सिर्फ है ही एक बंदा, तो इसमें कोई सवाल नहीं है, सर्विस मिलनी इसको ही है 100% P1।
कितने बजे तक? जब तक वो अपना काम खत्म नहीं कर लेता। तो P1 अपना काम खत्म करता है 7 पे। अच्छा, अब P1 7 बज चुके हैं, जाहिर बात है ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, लेकिन P1 आउट हो चुका है, वो बाहर है। अब अगली बारी किसकी आनी है? एल्गोरिदम है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो इन तीनों में से P2 P3 P4 में से सबसे शॉर्टेस्ट जॉब कौन सी है? P3। तो बारी उसकी आएगी। उसको सिर्फ सीपीयू चाहिए था 1 सेकंड के लिए, तो वो 8 के ऊपर, मतलब उसका बर्स्ट टाइम 1 था ना, तो वो 8 के ऊपर जाके इसको छोड़ देगी। 8 के ऊपर जाके सीपीयू को छोड़ देगा। इसके बाद दो रह गए हैं, P2 और P4। अब जिनका जिसका छोटा टाइम था उसने चलना था, दोनों का इत्तेफाक से एक ही टाइम है। तो अगर एसजेएफ में ड्रॉ हो जाए, टाई हो जाए, दोनों एक जैसे हो जाएं, तो फिर फॉल बैक कर जाया करो एफसीएफएस पे, यानी जो पहले आया है उसको पहले बारी दे दो। तो P2 और आखिरी P4। और ये चलेगा 4 सेकंड, जिसका मतलब है कि ये 8 से चलेगा 12 तक, और फिर P4 भी 12 तक चलेगा, और वो आ जाएगा 16। अब इसका एवरेज वेटिंग टाइम क्या होएगा? सबसे पहले P1 का वेटिंग टाइम देखते हैं। P1 का वेटिंग टाइम क्या है? वो 0 बजे आया है, 0 बजे सर्विस मिल गई है, कोई वेटिंग टाइम नहीं है। P2 जो है वो 2 बजे आया है, सर्विस मिली है 8 बजे, 6 घंटे का वेटिंग टाइम। P3 जो है वो 4 बजे आया है और उसको 7 बजे सर्विस मिली है, 3 घंटे का वेटिंग टाइम हो गया। P4 जो है, जो 5 बजे आया है, वो 12 बजे उसको सर्विस मिली है, उसका 7 घंटे का वेटिंग टाइम हो गया। इसको डिवाइड बाय 4 कर दो, क्योंकि 4 प्रोसेस है। ये तुम्हारा एवरेज वेटिंग टाइम निकल आएगा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में। तो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट अच्छा, मतलब एल्गोरिदम है, कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन बहरहाल है नॉन प्रीएम्प्टिव। तो एस जे एफ इज अ नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम। नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम ये होता है कि अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि आपने सीपीयू किसी प्रोसेस को देना है, जैसे आपने फैसला कर लिया कि P1 को आपने सीपीयू देना है, तो अब P1 छोड़ेगा नहीं। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब ये है कि अब आप P1 से वापस नहीं ले सकते। एक दफा दे दिया, दे दिया। अब P1 छोड़ेगा अपनी मर्जी से, यानी जब वो खत्म हो चुका होएगा, जब उसका काम खत्म हो चुका होएगा, तब वो उसको छोड़ेगा। और मतलब नॉन प्रीएम्पशन का मतलब है कि आप उससे सीपीयू वापस नहीं ले सकते। एसजेएफ की एसजेएफ ऑल्सो हैज अ प्रीएम्प्टिव फॉर्म कॉल्ड एसआरटीएफ। एक एल्गोरिदम है जिसको कहते हैं एसआरटीएफ, विच स्टैंड्स फॉर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ये बेसिकली प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ एसजेएफ। प्रीएम्प्टिव वर्जन में क्या होता है? प्रीएम्प्टिव में ये होता है कि जब तुमने सीपीयू एक बंदे को दे दिया है, तो जरूरी नहीं है कि वो अपनी मर्जी से ही छोड़े, तुम उससे वापस ले भी सकते हो। अच्छा, अब वो कैसे होता है जरा देखना है। हाँ, ये उसने बना दिया। अच्छा, सेम एग्जांपल कर दिया उसने, सेम एग्जांपल के ऊपर ही शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम रन कर दिया। हेलो जी, बिल्कुल।
भाई, कहाँ थे? तो हम यहाँ थे कि हम इसका गैंट चार्ट बनाने लगे थे। ठीक है, ज़ाहिर बात है ज़ीरो से स्टार्ट करेगा। अब ज़ीरो के ऊपर तो कोई चॉइस नहीं है, ज़ीरो के ऊपर तो सिर्फ सिस्टम में है ही P1 ना, तो P1 की बारी आ जाएगी। अब जो समझने वाली बात है यहाँ पे वो ये है कि ये अब प्रीएम्प्टिव है। ठीक है, ये प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है, विच मीन्स कि अब P1 को हमने दे दिया तो हम भूल नहीं जाएंगे, हम वापस ले सकते हैं उससे। अब वापस कब लेंगे? जब भी सिस्टम में कोई बंदा अराइव करता है ना, तो हम प्रीएम्पशन करते हैं, विच मीन्स कि ये 2 बजे अंदर आया है ना बंदा, तो हम 2 सेकंड पे इससे सीपीयू ले लेंगे। ठीक है, अब इसका कितना टाइम बचा? इसका 7 था, अब इसका बचा 5। 2 सेकंड पे ये चल पड़ा ना, तो अब इसका टाइम बचा है, रिमेनिंग टाइम बचा है 5। अब सिस्टम में सिर्फ ये 2 बंदे हैं इस टाइम पे, P1 और P2। पहले को चाहिए 5 सेकंड, दूसरे को चाहिए 4 सेकंड। तो शॉर्टेस्ट एल्गोरिथम क्या कहेगा कि मैं P2 को चलाऊंगा, अब वो P2 को चला देगा क्योंकि शॉर्टेस्ट P2 था। P2 को भी दे के भूल नहीं जाना। P2 2 बजे चला है, अगर तो उसको भूल जाओगे 4 सेकंड के लिए तो वो तो 6 बजे तक चल पड़ेगा, लेकिन नहीं, हमने ये कहा है जैसे ही सिस्टम में कोई बंदा अराइव करता है, यानी 4 बजे कोई अराइव हुआ है, तो बस 4 बजे ये रुक जाएगा। अब दोबारा एल्गोरिथम चलेगा और दोबारा वो फैसला करेगा कि शॉर्टेस्ट कौन सा, किसकी बारी देनी है। तो इसको 4 सेकंड टोटल चाहिए थे, 2 इसके चल गए तो इसके रह गए 2। अब सिस्टम में 4 बजे ये 3 बंदे बैठे हैं, एक को 5 चाहिए, एक को 2 चाहिए, एक को 1 चाहिए। तो शॉर्टेस्ट का फैसला हुआ, बारी आई पी की। P3 P3 चला 1 सेकंड के लिए ना, उसको चाहिए ही 1 सेकंड था, और P3 आउट हो गया। बस P3 अब खलास हो गया, इसको इसको अब और सीपीयू नहीं चाहिए, ये डिमांड नहीं कर रहा। अच्छा, अब ये तीनों सिस्टम में, एक को 5 चाहिए, एक को 2 चाहिए, एक को 4 चाहिए, तो अगेन शॉर्टेस्ट का फैसला होएगा, और शॉर्टेस्ट अब ये है तो ये चलेगा P2। तो अब बारी आई P2। P2 चलेगा 2 सेकंड के लिए, उसको खत्म होएगा वो 7 पे जाकर। भाई अब तो प्रीएम्पशन नहीं ना होनी, प्रीएम्पशन तो उस वक्त होनी है जब सिस्टम के अंदर कोई आता है। जब सिस्टम के अंदर चारों आ ही चुके हैं एक दफा, तो अब तो प्रीएम्पशन कोई नहीं होनी, अब इजी होता है ये। तो अब ये P2 भी खत्म हो चुका है। अब मेरे पास बचे हैं 2 P1 और P4। छोटा कौन सा है? P4। बारी आएगी P4। ठीक है जी, P4 चलेगा 4 सेकंड के लिए और 11 बजे सिस्टम को छोड़ देगा 4 सेकंड चलने के बाद। अब ये भी निकल गया, तो आखिरी जो बचा है वो सिर्फ P1 है, उसने चलना है 5 सेकंड के लिए। वो 11 + 5 16 तक जाएगा, और 16 सेकंड पे सारे आउट हो जाएंगे। एवरेज वेटिंग टाइम देखते हैं। तो एवरेज वेटिंग टाइम क्या बना है? P1 ने कितना, या नहीं सॉरी, यहाँ पे अब आके ना तुम्हें वो फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ आके बेहतर है, मैंने जो फॉर्मूला पहले लिख के दिया ना, तुम्हें वो इस्तेमाल करना शुरू करो कि वेटिंग टाइम इज इक्वल टू फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। फॉर्मूला इस्तेमाल किए बगैर भी तुम्हारे आंसर ठीक आ जाएंगे, लेकिन गलत नहीं आएंगे। वो जनरल नॉलेज से करने में थोड़ा रिस्क होता है, तो मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता कर देता हूँ। पहली दफ़ा है तो मैं कहता हूँ वेटिंग टाइम ऑफ P1 क्या होएगा। P1 का फिनिश टाइम क्या है? P1 सिस्टम से बाहर निकला है 16 बजे, तो 16 माइनस अराइवल क्या है उसका? अराइवल है उसका 0, और जो बस टाइम है उसका वो है 7। तो P1 का वेटिंग टाइम हो गया 9 सेकेंड। अच्छा, इसी तरह से P2 का करोगे तो समझ आएगी। P2 का फिनिश टाइम क्या है? फिनिश टाइम P2 खत्म हुआ है, ये 7 बजे खत्म हुआ है, ठीक है, माइनस अराइवल टाइम क्या है उसका? अराइवल टाइम है 2, और बर्स्ट क्या है उसका? बर्स्ट है 4। ये हो गया 1। यार फिर होल्ड करो। इसी तरह से वेटिंग टाइम ऑफ P3 अब थोड़ा तेज कर लें, तो P3 का वेटिंग टाइम क्या होएगा जी? ये बाहर निकला है 5 बजे, फिनिश 5 है, अराइवल 4 है, और बर्स्ट 1 है, तो ये 0 सेकंड इंतजार किया है इसने। वेटिंग टाइम ऑफ P4, तो P4 बाहर निकला है 11 बजे, अराइवल था 5 बजे, और बर्स्ट था
4 और 9 और 2 सेकंड इसने इंतजार किया। तो एंड पे हमेशा आपको एवरेज वेटिंग टाइम चाहिए होता है, जो हमेशा एग्जाम में भी आपसे मांगा जाएगा। तो वो इन सारों को ऐड कर लो, 9 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 2 और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस, और वो आपका आंसर आ जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है जो अभी तक हम कर रहे हैं। ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट ही, लेकिन प्रीएम्प्टिव वर्जन। और प्रीएम्प्टिव में ये है कि हमें ये डिसाइड करना पड़ता है, या एल्गोरिदम को ये डिसाइड करना पड़ता है कि प्रीएम्प्शन कब करनी है। तो प्रीएम्प्शन विल बी डन अपॉन अराइवल। का मतलब ये है कि व्हेन अ प्रोसेस अराइव्स, शेड्यूलर विल रन। जब भी कोई प्रोसेस अराइव करेगा उसी टाइम पे शेड्यूलर रन करेगा और फैसला करेगा कि सबसे छोटा प्रोसेस कौन सा है, मैंने बारी किसको देनी है। अब अगले नहीं, मेरा ख्याल है मैं हाथ से करूंगा। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग तो बिल्कुल ही नहीं करूंगा। खैर, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग तो बिल्कुल ही एक कॉन्सेप्ट है, इसका तो बिल्कुल ही वो नहीं है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्या है? तुमने एफसीएफएस का एग्जांपल किया, तुमने बैंक का एग्जांपल किया। जो बंदा बैंक में पहले जाता है उसको पहले सर्विस मिल जाती है, ये एफसीएफएस है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट ये है कि तुम बैंक के अंदर खड़े हो और मैनेजर आके हर बंदे से ये पूछे कि सबसे छोटा काम किसका है, जिसका सबसे छोटा काम है उसको पहले सर्विस दे रहे। ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है। अब प्रायोरिटी शेड्यूलिंग ये है कि तुम बैंक के अंदर जाओ और तुम्हें एक खास प्रायोरिटी दे दी जाए। हर प्रोसेस की एक खास प्रायोरिटी होती है, तो सर्विस किसको मिलेगी? हाई प्रायोरिटी वाले को। अब इसमें जो इशू है, इशू ऑफ स्टारवेशन होता है। ठीक है, तुम इमेजिन करो कि बैंक के अंदर प्रायोरिटी शेड्यूलिंग चल रही है, तो जो जितना इज्जतदार है उसको उतनी जल्दी सर्विस मिल रही है। अच्छा, अब तुम जाके बैठे हो, तुम एक कोने में बैठ गए हो, तुम्हारी लो प्रायोरिटी है, तो तुम्हारे से हाई प्रायोरिटी वाला भी मौजूद है, उसको सर्विस मिल रही है, तुम इंतजार कर रहे हो। अच्छा, अब वो सर्विस लेके भी फारिग नहीं होता, तो एक और हाई प्रायोरिटी वाला आ जाता है, फिर एक और हाई प्रायोरिटी वाला आ जाता है, फिर एक और हाई प्रायोरिटी वाला आ जाता है। तो तुम स्टारवेशन से मर जाते हो, तुम्हें सर्विस मिलेगी नहीं, क्योंकि तुम तो बैठे रहोगे, लो प्रायोरिटी वाला इंतजार करता रहेगा कि मेरी बारी आए, लेकिन हाई प्रायोरिटी वाले आते जाएंगे, एंटर होते जाएंगे, सर्विस लेते जाएंगे। इसको स्टारवेशन का इशू कहते हैं, और ये हमेशा होता है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में। इसका सोल्यूशन एजिंग है। एजिंग का मतलब ये होता है कि बैंक कोई ऐसा सिस्टम बना दे कि यार हर 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 आधे घंटे बाद जो जो बैंक के अंदर मौजूद है उसकी प्रायोरिटी बढ़ा दें। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर तुम सुबह 9 बजे गए हो बैंक के अंदर और तुम्हारी प्रायोरिटी लो है, तो आधे घंटे बाद तुम्हारी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अगर तुम अभी भी इंतजार कर रहे हो, 10 बजे के बाद तुम्हारी और बढ़ जाएगी। हर आधे घंटे बाद तुम्हारी प्रायोरिटी बढ़ती जाएगी। कॉन्सेप्ट ये है कि किसी ना किसी स्टेज पे जाके तुम्हारी प्रायोरिटी इतनी हो जाएगी कि तुम्हें सर्विस मिल जाएगी। तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में ये दो कॉन्सेप्ट्स बड़े बारीक हैं, शेड्यूलिंग, सॉरी, स्टारवेशन, और उसका इलाज एजिंग। ये क्लियर कर लेना, मुश्किल नहीं है, बस ज़रा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगला सिस्टम है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। इसमें एक फिक्स्ड टाइम क्वांटम होता है, एक टाइम विंडो होती है। जैसे राउंड रॉबिन ये होता है कि 10 प्रोसेस हैं, मैंने ये टाइम क्वांटम फिक्स कर दिया कि 2 सेकंड है। इसका मतलब है कि मैं पहले प्रोसेस को 2 सेकंड देता हूँ, फिर उसको छोड़ता हूँ, फिर अगले को 2 सेकंड देता हूँ, फिर उसको छोड़ता हूँ, फिर अगले को 2 सेकंड देता हूँ। विंडोज की जो नॉर्मल शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है वो राउंड रॉबिन पे चलता है, कि वो सबको बराबर बराबर सर्विस देने की कोशिश करता है। लेकिन बहरहाल विंडोज में प्रायोरिटी का भी एल्गोरिदम है, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट का भी कॉन्सेप्ट है, मिक्स हुआ हुआ है। इसमें मेन असल गेम जो है सारी, वो टाइम क्वांटम की है, टाइम स्लाइस की है। ये आपको दी जाएगी, ये आपको बताया जाएगा कि टाइम स्लाइस क्या है। जिसका एग्जाम्पल जो है वो ज़रा मुश्किल होता है, और मैं आप करने नहीं लगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको समझाने लगा। आपके पास 4 प्रोसेसेस हैं, ये उनके बर्स्ट लिखे हुए हैं, 53, 17, 68, 24। फाइन, अराइवल टाइम नहीं लिखा हुआ, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि अराइवल टाइम 0 है। बर्स्ट टाइम 20 है इस सिस्टम का। इस सिस्टम का क्वांटम जो है वो 20 है, ये तुम्हें गिवन होएगा क्वेश्चन। सबसे पहली बारी P1 की आती है, जाहिर बात है, वो चलता है 20 सेकंड के लिए। तो 20 सेकंड के बाद उसका कितना टाइम रह गया? 33 रह गया। अच्छा, अब राउंड रॉबिन है, वो शेड्यूलर चला, उसने अब अगली बारी लगा दी P2 की। अब P2 की बारी आई 20 सेकंड के लिए,
लेकिन मजे की बात यह है कि उसको 20 सेकंड चाहिए ही नहीं है, उसको चाहिए सिर्फ 17 है। तो वो सिर्फ 17 सेकंड के लिए चलेगा और आउट हो जाएगा। अगली बारी आई P3 की, अब वो चलेगा 20 सेकंड के लिए, उसके रह गए 48। अगली बारी आई P4 की, वो चलेगा 20 सेकंड के लिए, उसके रह गए 4। अब ये खत्म हो गया, घूम के वापस जाओ। तो अब बारी आएगी P1 की, जिसके 33 रहते थे। अब वो 20 सेकंड के लिए चलेगा, 13 हो गया। P2 तो है ही नहीं किसी खाते में, वो तो बाहर जा चुका है। अब P3 की बारी आई, उसके 48 रहते थे, अब उसके रह गए 28। ठीक है, P3 के रह गए 28 यहाँ पे। अब P4 की बारी आई। P4 को क्वांटम तो मिलना था 20 का, लेकिन उसको 20 चाहिए ही नहीं, उसको चाहिए 4। तो वो सिर्फ 4 सेकंड में अपना काम खत्म करेगा और ये भी अब आउट हो गया। अब गेम चलनी है P1 और P2 के दरमियान में, वो जैसे जैसे चलते जाते हैं। ठीक है, तो अगेन इस पे डेफिनेटली ये वो है, मतलब डेफिनेटली प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है। पहली बात है क्योंकि तुम बार बार सीपीयू छीन रहे हो, ये डेफिनेटली एक प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है। और अगेन इस पे भी मतलब बहुत अच्छा एग्जांपल होता है कि इस पे तुम बैठ के वो कैलकुलेट करो, एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, ये पैरामीटर्स इस पे कैलकुलेट करो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पीछे किया है अभी, वही सेम फार्मूलाज कि अराइवल टाइम क्या होता है और वो क्या होता है। तो अच्छा, ये उसने करके भी दिखाया है। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना यार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लो भाई, यहाँ तक जो है ना, वो हर चीज़ बड़ी ज़रूरी थी। ये हर चीज़ एग्ज़ाम में आनी है, गैंट चार्ट बनाने को आना है, एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने को आना है, मतलब कॉन्सेप्ट्स आने हैं, ये सब कुछ आना है। तो यहाँ तक को प्रॉब्लम को मसला। नो सर। ठीक है, जो अगले एल्गोरिदम्स हैं वो, ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये बुनियादी एल्गोरिदम्स हैं, इनसे मिल के फिर बड़े कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स बनते हैं। सर जी ये उन्होंने असाइनमेंट में ले लिया है। ये असाइनमेंट में आया था? जी। सही है, हमेशा आता है ये, एग्जाम में भी हमेशा आता है, असाइनमेंट में भी हमेशा आता है। अच्छा, अब कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। एक को कहते हैं मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। मल्टी लेवल क्यू, जरा लफ्ज को समझना है। क्यू है लेकिन मल्टी लेवल का क्यू है, डिफरेंट लेवल्स के क्यूज हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि तुम्हारे पास डिफरेंट क्यूज बने हुए हैं, 1 2 3 4 5। फॉर एग्जांपल ये सिस्टम प्रोसेसेस का है, ये इंटरेक्टिव प्रोसेसेस का है, ये व्हाटएवर जो भी है, 5। अब जब भी कोई प्रोसेस सिस्टम के अंदर आएगा, सिस्टम उसका हिसाब लगाएगा कि ये कौन है, ये है कौन बंदा, ये सिस्टम का प्रोसेस है, ये बैच का प्रोसेस है, ये क्या है। और जो भी उसका हिसाब लगता है उसके हिसाब से वो उसको उस क्यू के अंदर डाल देता है। तो ये मल्टी लेवल के क्यूज हो जाएंगे। अब इसमें बड़ी मजेदार गेम है कि एक तो ये है कि सबसे पहले सर्विस सिस्टम के प्रोसेस को मिलेगी, जब ये फारिग हो जाएगा फिर इसके बाद सर्विस मिलेगी इंटरेक्टिव को। लेकिन ये फारिग तो नहीं होएगा, इसमें से एक प्रोसेस आएगा, एक जाएगा, एक आएगा, एक जाएगा, ये इस तरह से चलता जाएगा ना। तो इसमें दो किस्म की शेड्यूलिंग चल रही होती है। एक तो ये होती है कि हमने किस क्यू को बारी देनी है इस वक्त, और दूसरी ये होती है कि उस क्यू के अंदर भी तो कई प्रोसेस पड़े हुए हैं, उनमें से किसको चूज करना है पहले। तो ज्यादातर क्यू के अंदर FCFS चल रहा होता है कि जो पहले आया पहले उसको दे, और क्यूज के दरमियान में ज्यादातर वो चल रहा होता है राउंड रॉबिन कि थोड़ी देर सिस्टम को बारी दें, थोड़ी देर इंटरेक्टिव को दें, थोड़ी देर एडिटिंग को दें, सो ऑन। ठीक है, ये मल्टी लेवल क्यू है। मल्टी लेवल फीडबैक क्यू जो है वो, उसमें वो है बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली वही है जिस तरह पहले है। इसमें सिर्फ फर्क ये है कि आप क्यूज के दरमियान में जंप मार सकते हो। मल्टी लेवल क्यू में ये था कि जो प्रोसेस जिस क्यू में आ गया है, बस उसने वहीं पे मरना है, वहीं पे उसकी जिंदगी खत्म हो गई। फीडबैक क्यू के अंदर ये है कि प्रोसेस एक उसके अंदर आ गया ना, एक क्यू के अंदर आ गया, वो जंप करके दूसरे में जा सकता है, जंप करके तीसरे में जा सकता है, यानी वो अपनी प्रायोरिटी लेवल बेसिकली चेंज कर सकता है। और ये तो समझ ना आए तो बिल्कुल ही ना पूछना, मैं जिक्र जरूर कर देता हूँ, लेकिन ये अब टेढ़ा काम है काफी। ये अब एक्चुअली यूनिक्स के सिस्टम 5 एक वर्जन था, तो यूनिक्स का एक्चुअल सिस्टम में शेड्यूलिंग किस तरीके से हो रही है।
एक्चुअली यूनिक्स लिनक्स में मज़ा ये है कि विंडोज़ में तो तुम शेड्यूलिंग चेंज नहीं कर सकते। तुम सबसे ज़्यादा जो बहुत ही बड़ा तीर मार लोगे ना, वो ये मार लोगे कि तुम टास्क मैनेजर में जाओगे, तुम देखोगे कि मेरा ये प्रोसेस चल रहा है, इसको उठा के मैं राइट क्लिक करके डिटेल्स पे जाते हो, ये भी मल्टी प्रोसेस है, ये भी नहीं जाएगा, इसको ले जाते हैं, गो टू डिटेल्स पे चले गए। तो ये मेरा प्रोसेस चल रहा है एमएस पेंट का, तो ज़्यादा से ज़्यादा तीर हम ये मार लेंगे कि इसको हम क्लिक करके इसकी प्रायोरिटी सेट कर लेंगे या इसकी एफिनिटी सेट कर लेंगे। एफिनिटी होती है कि इसको कितने सीपीयूज आपने दिए हुए हैं प्रोसेस को ना। तो विंडोज आपको बस इतनी इजाजत देती है कि तुम राइट क्लिक करके प्रायोरिटी सेट कर लो, आगे मेरी मर्जी है। लेकिन यूनिक्स लिनक्स का मजा ये है कि तुम इसके शेड्यूलर के कोड को खोल के उस कोड के अंदर चेंजेस कर सकते हो। अगर तुम्हें उसका शेड्यूलिंग पसंद नहीं आ रही तो तुम उसके अंदर जाके कोड के अंदर डायरेक्टली चेंजेस कर सकते हो, जो ओपन सोर्स का मजा है। ये डिवाइड करता है प्रोसेसेस को दो ग्रुप्स के अंदर, कि या वो कर्नल का प्रोसेस है या वो यूजर का प्रोसेस है। कर्नल के अपने बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, जैसे ये शेड्यूलर, डिस्पैचर, ये सब कर्नल के प्रोसेसेस है ना। और फिर यूजर, अच्छा, इनके दरमियान में एक रखता है थ्रेशोल्ड प्रायोरिटी। थ्रेशोल्ड प्रायोरिटी ये होती है कि इससे कम जितने भी हैं ना, इसके ऊपर जितने भी हैं वो सारे कर्नल के प्रोसेसेस हैं, और इसके नीचे जितने भी हैं वो यूजर के प्रोसेसेस हैं। कर्नल की प्रायोरिटी लेवल शुरू होता है 0 से। थ्रेशोल्ड अगर 100 है तो इसका मतलब है कि 0 से 100 तक प्रायोरिटी लेवल जो भी हैं वो सारे कर्नल के हैं। यूजर प्रोसेस को जो पहला लेवल मिलेगा वो 101 मिलेगा, फिर 102 मिलेगा, फिर 103 मिलेगा। थ्रेशोल्ड का मतलब है कि यूजर प्रोसेस इसको क्रॉस नहीं कर सकता, इस लिमिट को क्रॉस करके कर्नल में नहीं घुस सकता। ठीक है, ये थ्रेशोल्ड का मतलब है कि लिमिट है उसकी। प्रायोरिटी कैसे कैलकुलेट करता है यूनिक्स? वो ऐसे करता है कि सीपीयू यूजेज चेक करता है, उसको डिवाइड बाय 2 करता है, प्लस थ्रेशोल्ड प्रायोरिटी, वो एक फिक्स वैल्यू होती है, प्लस नाइस वैल्यू। नाइस वैल्यू हर प्रोसेस की अपनी एक वैल्यू होती है। ठीक है, और इसका नाम नाइस वैल्यू इसलिए है कि एक प्रोसेस की जितनी बड़ी नाइस वैल्यू होएगी, कॉन्सेप्ट ये है कि इट इज बीइंग नाइस टू अदर पीपल। ये भी तुम्हें 5 मिनट में समझ आ जाएगा। तो यूनिक्स हर 1 मिनट के बाद ये प्रायोरिटीज कैलकुलेट करता है। जो एग्जांपल उसने दिया उसमें नाइस को तो 0 ले लो ना, नाइस को तो भूल जाओ, ये है ही नहीं, समझो 0 है सबका। ठीक है, इसने कहानी शुरू की है कि जब टाइम 0 है तो प्रोसेस ए की प्रायोरिटी 60 है, प्रोसेस बी की प्रायोरिटी 60 है, प्रोसेस सी की प्रायोरिटी 60 है, तीनों बराबर है। किसी को तो सीपीयू मिलना है, इसको सीपीयू मिल गया 1 मिनट के लिए फॉर एग्जाम्पल। तो ये सीपीयू काउंट है कि उसको सेकंड्स कह लो कि 0 से लेकर 60 सेकंड तक उसको सीपीयू मिल गया। उसको मिला है नहीं, उसका तो 0 पे 0 ही रहा है। उसका क्या, उसका भी 0 पे 0 ही रहा है, उसको तो मिला ही नहीं। इसको मिला है तो इसकी सीपीयू काउंट बढ़ी है, 60 तक गई है। इसको 60 को डीके करना है, इसको डीके करना कहते हैं, 2 पे डिवाइड करना, वो हो गया 30। अब ये मेरी सीपीयू काउंट है 30। अब ये 30 उठा के इस फॉर्मूले में डालो, 30 डिवाइडेड बाय 2 15 प्लस थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड 60 है, तो 60 प्लस 15 75। ठीक है, तो इसकी जो अगली प्रायोरिटी बनती है वो 75 बनती है। अच्छा, इस सब की दोबारा कैलकुलेट होगी ना। इसका सीपीयू काउंट है 0, तो 0 डिवाइडेड बाय 2 0 प्लस थ्रेशोल्ड 60 विच मीन 60, तो इसकी भी 60 रहेगी, इसकी भी 60 रहेगी। अच्छा, अब तीनों में से कम प्रायोरिटी किसकी है? वो इसकी है, पीबी की। इसकी बारी आ गई। अब ये 1 मिनट के लिए चलता है। ठीक है, ये 60 पे पहुंच गया। इसको डीके करो तो ये चला गया 30 पे, और इसको फॉर्मूले में डालो उसी तरह तो इसकी भी नंबर आ जाएगा 75। अब इंटरेस्टिंग ये वाला है, इसकी सीपीयू यूजेज 30 पे थी, अब इसको सीपीयू तो नहीं मिला तो ये भी 30 पे ही रहेगा, लेकिन हर दफा डीके करना है, यानी 2 पे डिवाइड करना है, 15 हो गया। अब 15 को उस फॉर्मूले में डालो, तो 15/2 7.5 प्लस 60 67.5, तो इसकी प्रायोरिटी हो गई 67। अब इसकी 67 है, इसकी 75 है और इसकी 60 है। बारी किसकी आएगी? इसकी आएगी। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ये समझ आए, अगर हाथ पांव मारने आ गए हैं बहुत है, लेकिन पिछले सारे समझ आना बहुत जरूरी है। अब जरा नाइस वैल्यू को थोड़ा सा देखोगे क्या है। अगर एक प्रोसेस है जिसकी नाइस वैल्यू बहुत ज्यादा है
तो जब उसकी प्रायोरिटी कैलकुलेट होएगी तो उसका नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी 75 से ज्यादा 175 हो जाएगा। अगर इसकी नाइस वैल्यू 100 है तो इसका नंबर तो 175 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये बाकियों को मौका दे रहा है, इन इन प्रायोरिटी वालों को मौका दे रहा है कि पहले इनकी बारी आ जाए फिर मैं चलूं। तो नाइस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही है कि इट इज बीइंग नाइस टू अदर प्रोसेसेस। और बस अब इसके आगे मेरा ख्याल है पढ़ने वाला, हाँ ये एल्गोरिथम इवेल्युएशन जो है ये आपने पढ़ना है, बस ये रीडिंग है। ये है कि हम एल्गोरिथम को इवेल्युएट कैसे करते हैं, लेकिन ये पढ़ना जरूर है, छोड़ना ना। और ये आखिरी टॉपिक है जो कल, सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, ये पूरी किताब का सबसे टेढ़ा टॉपिक है, 18 से लेकर 25 तक जाता है और मतलब इंतहाई ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर मतलब इसको थोड़ा करना चाहते हो तो इसको थोड़ी सी रीडिंग करके आओ तो बेहतर है। बड़े मुश्किल से कॉन्सेप्ट हैं। आना है कल तुमने? जी सर। यकीन करो कभी कोई आता है कभी कोई आता है, लेकिन एक एक बंदा होता है हमेशा। चलो ठीक है, मिलते हैं कल इंशाल्लाह। ठीक है, ओके सर जी, अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह सर, अल्लाह हाफिज।